हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दीपक ट्यूटोरियल्स में। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की आज ये 5वीं क्लास है। जो प्रीवियस क्लास हमारी केमिकल काइनेटिक्स की हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो कुछ फैक्टर्स है, जो कुछ कारक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली चार जो पार्ट थे, चार जो टाइप थे, उनका इफेक्ट देखा था। एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और एक था कैटलिस्ट। और ये चारों ही फैक्टर, ये चारों ही कारक रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी भी देख ली थी। आज की इस क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम रहेगा मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, मोलिकुलरिटी को हम लोग बोलते हैं अणुसंख्यता, इसको हम लोग बोलते हैं अणुसंख्यता। और जो ऑर्डर है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता और कोटि के ऊपर में आज की इस क्लास में हम लोगों को बात करनी है, यानी कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर पे। ठीक है बात। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा और जो चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं उसको आप नोट करते चलिएगा, ताकि आप लोगों के नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आप लोगों का ये टॉपिक भी कवर अप हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले मोलिकुलरिटी की। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा मोलिकुलरिटी, यानी कि अणुसंख्यता। तो देखो, पहले मैं जो बच्चे हिंदी मीडियम से है उनका ही क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोगों के नाम से ही क्लियर होगा। अणु संख्यता, अणु की संख्या से रिलेटेड है ये गुणधर्म। अब अपन बात करते हैं हमारे टॉपिक की, मोलिकुलरिटी क्या होती है। तो देखो, जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी सिंपल रिएक्शन, एक सिंपल रिएक्शन होती है, और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सरल, ये सरल रासायनिक अभिक्रिया होती है। और कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं जटिल रासायनिक अभिक्रिया। सरल और जटिल, यानी कि सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखो कि आप टॉपिक कर रहे हो मोलिकुलरिटी, अणुसंख्यता। अभी एक समय के लिए आप लोग अणुसंख्यता टॉपिक को भूल जाइए, इसको माइंड से बाहर कर दीजिए। अभी आपका फोकस यहाँ होना चाहिए कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, एक सिंपल रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि एक सरल अभिक्रिया और एक जटिल अभिक्रिया। देखो, सिंपल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जो कि वन स्टेप में, यानी कि एक पद में पूरी हो जाए। ठीक है बात। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन होती है जो कि मल्टी स्टेप में, यानी कि एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती है। तो जो रिएक्शन एक स्टेप में पूरी हो गई, एक ही पद में पूर्ण हो गई, उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन या सरल अभिक्रिया। और ऐसी रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में पूरी हुई, जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न हुई, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या जटिल अभिक्रिया। ठीक है बात। देखो, वन स्टेप का मतलब क्या होता है। तो वन स्टेप के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर कैटलिस्ट का जो इफेक्ट पढ़ा था उसके अंदर ये ग्राफ बनाया था। देखिए, यहां पर रिएक्टेंट है, अभिकारक है, यहां पर उत्पाद है, प्रोडक्ट है। जब ये रिएक्टेंट यहां से इस प्रोडक्ट में चला जाएगा तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसने कितना स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन ओनली और ओनली एक स्टेप में पूरी होगी। ये यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट आई,
इस ट्रांजिशन स्टेट को कंप्लीट कर लिया और रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में चला गया। तो यहाँ पर अभिकारक से डायरेक्टली उत्पाद बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। कोई भी बीच के अंदर इंटरमीडिएट या मध्य उत्पाद टाइप कुछ नहीं बनता। अगर मैं बात करूं मल्टी स्टेप की, तो इसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम होता है, यानी कि जब रिएक्टेंट ने यहां तक एक स्टेप पूरा किया, फिर यहां से आगे 2 स्टेप पूरे किए, तो रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी हुई? 2 स्टेप में। तो अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वो एक से ज्यादा पदों में संपन्न हो रही है, तो मिनिमम उसमें 2 पद तो होंगे ही होंगे। ज्यादा कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं। तो देखो यहां अभिकारक था, यहां उत्पाद था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो है ही, इसको हम लोग बोलेंगे आई। आई मींस इंटरमीडिएट, यानी कि मध्य उत्पाद। ये इंटरमीडिएट 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। क्लियर है बात? तो आप लोगों को सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ में आ गई अच्छे से। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम मैंने दिया है मोलिकुलरिटी। ठीक है, अणुसंख्यता या मोलिकुलरिटी क्या होती है? तो कि एक छोटा सा स्टेटमेंट है ओनली, जिससे आप लोगों को ये बड़े ही इजीली क्लियर हो जाएगा कि मोलिकुलरिटी या अणुसंख्यता क्या होती है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन सिंपल है, ठीक है बात, अगर कोई केमिकल रिएक्शन सिंपल है, सरल है, यानी कि अगर वो एक स्टेप में पूरी हो रही है, ठीक है, भाई सिंपल का मतलब ही क्या है? 1 स्टेप में कंप्लीट। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन सिंपल है और वो एक स्टेप में पूरी हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के होते हैं, जितने अणु अभिकारक के होते हैं, वो ही उसकी क्या होती है? मोलिकुलरिटी होती है। बोलो क्लियर है ये बात? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से कहूं, देखो यहां पे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ए मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, ए मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। अगर ये रिएक्शन सिंपल है, अगर ये रिएक्शन सिंपल है, तो यहां पर रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स है? 1 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब इसकी मोलिकुलरिटी या अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? आपको एकदम इजी वे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी अगर मैं आपको कहूं कि 2A मिलकर के बना रहा है प्रोडक्ट, और अगर ये रिएक्शन सिंपल है, अगर ये रिएक्शन सिंपल है, तो बताओ यहां पर रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने अणु अभिकारक के भाग ले रहे हैं? तो मैं बोलूंगा 2। कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। तो इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी होगी, जो अणुसंख्यता होगी, वो कितनी बन जाएगी? 2। बोलो क्लियर है ये बात? एक और रिएक्शन देखिए आप लोग, सपोज A प्लस B प्लस C मिलकर के बना रहे हैं प्रोडक्ट, और अगर ये रिएक्शन सिंपल है, तो अगर ये रिएक्शन सिंपल है तो मॉलिक्यूल कितने हैं रिएक्टेंट के? तो देखो A का 1, B का 1, C का 1, तीनों के 1-1 है, तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 3। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा अभी कि रिएक्शन की मोलिकुलरिटी या फिर अणुसंख्यता किसे कहते हैं और वो कैसे निकालते हैं। अभी इसी के अंदर हम एक बात और कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को एक रिएक्शन दे दी, 2A प्लस B प्लस C गिव्स अस प्रोडक्ट। ये रिएक्शन, तो देखो अगर ये रिएक्शन सिंपल हुई, अगर ये रिएक्शन सरल हुई, एक स्टेप में पूरी हुई, तो इसके अंदर रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2, एक 3, एक 4। समझ में आ गया? एक के क्यों लिए? क्योंकि एक के 2 मोल्स है, B का 1, C का 1, 3, सॉरी 2, एक 3, एक 4, तो इसकी मोलिकुलरिटी बन जाएगी 4। तो अणु संख्यता यानी कि अणु की कितनी संख्या है किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक की, वो ही उसकी अणु संख्यता होती है, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट
कितने हैं किसी सिंपल रिएक्शन में, वो ही उसकी क्या है, मोलिकुलरिटी है। बोलो क्लियर है ये बात आप लोगों को अच्छे से, कोई डाउट नहीं यहां तक। अभी इसी के अंदर थोड़ी बहुत और बातें हैं जो अभी हमें करनी है, इसको आप लोग पहले नोट कीजिएगा, फिर अभी हम आगे और बात करने जा रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अगर कोई रिएक्शन सिंपल है तो उसकी जो रिएक्टेंट है वो कितने मॉलिक्यूल्स है उसके, वो ही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 gives us 2NH3। ये रिएक्शन मान लो आप लोग सिंपल है। अगर ये रिएक्शन सिंपल है, अगर ये रिएक्शन सिंपल है तो इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी, इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी होगी, या फिर मैं हिंदी में इसको बोल दूं कि अणुसंख्यता, बताओ कितनी होगी। तो आप लोगों से ये पूछा जाए कि बताओ भाई इसके अंदर रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो N2 का मॉलिक्यूल है 1 प्लस H2 के मॉलिक्यूल है 3, तो 3। बताओ ओवरऑल जो मोलिकुलरिटी, जो अणुसंख्यता आ गई है अभिक्रिया की, वो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब अभी यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि सर अगर ये रिएक्शन सिंपल है तो हम लोग इसकी मोलिकुलरिटी बता देंगे, अणुसंख्यता बता देंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा अभी, अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुई तो हम लोग उसकी मोलिकुलरिटी कैसे निकालेंगे। और ये सवाल आना आप लोगों के माइंड में बहुत कंपलसरी भी है। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सवाल आप लोगों के माइंड में आना भी चाहिए कि अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुई तो हम लोग इसकी मोलिकुलरिटी कैसे निकालेंगे। अब मान लो मैं आपको ये दे दूं कि भाई कोई रिएक्शन है, जैसे एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, 2NO plus Br2 gives us 2NO Br। ये एक रिएक्शन दे दी, 2NO plus Br2 gives us 2NO Br, ठीक है। अभी आपसे कहें इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी या फिर अणुसंख्यता कितनी है, अब आप लोग माइंड में सोचोगे कि सर ने बताया था अगर ये रिएक्शन सिंपल है तो इसकी मोलिकुलरिटी हम लोग निकाल देंगे, और अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो हम इसकी मोलिकुलरिटी कैसे निकालेंगे। तो घबराने की आप लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई रिएक्शन दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल ये, और ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है, मींस ये रिएक्शन सिंपल है। अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुई, अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुई तो इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वो ऑलरेडी आप लोगों को पेपर के अंदर दी हुई आएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हम लोग कभी भी थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से नहीं निकाल सकते, ये प्रैक्टिकली निकाली जा सकती है। वैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन भी सिंपल नहीं है। ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ये 2 स्टेप में पूरी होती है, ठीक है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी होती है। 2 स्टेप में कैसे, पहले स्टेप के अंदर जो NO है वो रिएक्शन करता है Br2 से और ये प्रोडक्ट बनाता है। फिर सेकेंड स्टेप के अंदर जो एक और NO रहा है वो इससे रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा 2NO-Br। तो ओवरऑल ये 2 स्टेप इसके होते हैं। अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो आप लोगों को ये रिएक्शन कभी भी देख करके ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी मोलिकुलरिटी ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब वो रिएक्शन सिंपल है। और अगर सिंपल रिएक्शन है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, उसके अंदर जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है, उसके जितने मोल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ही उसकी क्या बन जाएगी, अणुसंख्यता या फिर मोलिकुलरिटी बन जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये पहला टॉपिक जो हमारी आज की क्लास का था मोलिकुलरिटी, ये आई होप अभी आप सभी लोगों को क्लियर होगा बड़ी अच्छे से। तो देखिए अभी हम लोगों ने ये बात कर ली कि किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी को
कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्डर की, लेकिन ऑर्डर को समझाने से पहले मैं आप लोगों की यहाँ पे एक चीज ये क्लियर कर दूं कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है उसको हम थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर हम लोगों को दी गई है और वो सिंपल है तो हम लोग तुरंत से देखेंगे कि इसके अंदर कितने मोल्स है रिएक्टेंट के, उतनी ही उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। लेकिन ऑर्डर जो है वो कभी भी थ्योरेटिकली नहीं निकल सकता। वो कैसे निकलता है? तो यह एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक प्रयोगात्मक मान है जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। एक लॉ है जिस लॉ को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। एक लॉ है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ, या मैं कहूं इसको द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ये ऐसा सा एक नाम है, आप लोग अपनी बुक में चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग यही नाम है। बाकी इसको हम लोग रेट लॉ बोलते हैं। तो रेट लॉ की हेल्प से, रेट लॉ की मदद से किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए आप लोग। तो अगर कोई रिएक्शन है जिसमें A प्लस B मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको ये कहूं, कोई भी रिएक्शन है एक्स वाई जेड, जो भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का कुछ ना कुछ रेट होता है, उसकी कुछ ना कुछ वेग होता है विक्रिया का, जिसकी बात हम लोगों ने पहले कर ली थी। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था इस चैप्टर के अंदर हमको मोस्ट ऑफ द टाइम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है। तो मैं आपको ये कहूं, इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो रेट डिपेंड कर रहा है A की सांद्रता पर, A की कंसंट्रेशन पर और B की कंसंट्रेशन पर, B की सांद्रता पर। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो रेट A की कंसंट्रेशन पर और B की कंसंट्रेशन पर, यानी कि A की सांद्रता पर और B की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। और इस अभिक्रिया का जो वेग है, इस रिएक्शन की जो रेट है, वो A की सांद्रता की कौन सी पावर पर डिपेंड कर रही है और B की सांद्रता की कौन सी पावर पर डिपेंड कर रही है। जैसे मैं आपको ये बोल दूं, इस रिएक्शन का जो रेट है वो A की कंसंट्रेशन की पावर x पर डिपेंड करती है और B की कंसंट्रेशन की पावर y पर डिपेंड करती है। अब ये चीज जो हमको दी जाती है इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ हमें क्या बताता है? रेट लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी दी गई केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो रेट उसकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी कौन सी पावर पर डिपेंड करेगा। जैसे इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन का रेट है वो इन दोनों रिएक्टेंट की पावर x और y पर डिपेंड कर रहा है। बोलो क्लियर है ये बात अच्छे से? अभी इसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो कोटि है विक्रिया की, उसको इस टाइप से स्मॉल n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कोटि है रिएक्शन की वो क्या होती है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये पता चल जाता है कि इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कौन सी पावर पर डिपेंड कर रहा है। उन सब पावर को आपस में जोड़ दो, वो ही उस रिएक्शन की क्या बन जाती है? ऑर्डर बन जाती है, कोटि बन जाती है। बोलो ये बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट आप लोगों को यहां तक? आई होप नहीं होना चाहिए। अगर है एक दो रिएक्शंस और देखिए आप लोग। सपोज मैं आपको बोलूं कि 2A मिलकर के उत्पाद बना रहा है, इस रिएक्शन की जो अणु संख्यता है, जो मोलिकुलरिटी है, वो तो कितनी है? 2 होगी। अगर मैं आपको रेट लॉ दे दूं कि रेट इस रिएक्शन की जो दर है वो प्रोपोर्शनल है A टू द पावर 2, यानी कि अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता की घात 2 की समानुपाती है, ठीक है।
यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन A⁴ पे प्रोपोर्शनल है। तो इस रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात। अभी अपन यहां पर एक चीज ये देखेंगे कि यहां पर जो रेट है वो इस चीज के ऊपर प्रोपोर्शनल है, यहां पर जो रेट है वो A² पे प्रोपोर्शनल है। जब अपन ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा अपने पास में। जैसे यहां पर मैं लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि रेट इज इक्वल्स टू K A²। तो ये K जो है, इस K को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट। इस K को यहां पे क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट बोला जाता है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो मैं बोल दूंगा वेग नियतांक या फिर वेग स्थिरांक, ये इसका हिंदी में नाम होता है। तो अभी जनरली आप लोगों को एक आइडिया आ गया कि मोलिकुलरिटी क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, आप लोग आराम से निकाल भी सकते हो। इनका बहुत कुछ यूज होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग इससे पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप लोग देखिए, पहले इसको नोट कीजिए एक बार। अभी हम दोनों चीज साथ में लेकर के चल रहे हैं, मोलिकुलरिटी की भी बात करेंगे और ऑर्डर की भी बात करेंगे, अणुसंख्यता और कोटि दोनों के साथ साथ बात करेंगे। तो देखिए सपोज A प्लस B मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो रेट है dx/dt, मैं डायरेक्ट रेट को ऐसे लिख रहा हूं अब, dx/dt वो इक्वल है K। देखो समानुपाती का चिन्ह नहीं लगाया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं लगाया, तो इक्वल में K लिख दिया, K A.B। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो A की सांद्रता पर भी डिपेंड कर रही है, B की सांद्रता पर भी डिपेंड कर रही है, और दोनों की पावर कितनी कितनी है, 1 और 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2। और आप लोग ध्यान से देखो, इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी है, 2 है। बोलो क्लियर है ये बात अच्छे से। तो मोलिकुलरिटी या फिर अणुसंख्यता तो हम लोग किसी भी रिएक्शन को देख करके ऐसे ही बता देंगे, थ्योरेटिकली बता सकते हैं, लेकिन क्या इसके बिना आप लोग ऑर्डर बता दोगे, नहीं बताया जा सकता। अभी एक चीज और देखिए, 2A प्लस B गिव्स अस प्रोडक्ट। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए रेट लॉ ये कहता है कि dx/dt इज इक्वल्स टू K A² B। A की सांद्रता की पावर 2 पे डिपेंड कर रही है रेट, और B की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है। तो यहां पर जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा वो 3 बन जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर को जोड़ दो तो 3, और मोलिकुलरिटी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी है, 3 है। बोलो समझ में आ गई ये बात। एक चीज आप लोग और देखिए, A प्लस B प्लस C मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है। जो रेट है dx/dt वो K कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C, इन तीनों की पावर, अगर कोई पावर नहीं मतलब पावर 1 है, तीनों की पावर 1 पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां पर जो ऑर्डर होगा वो 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 होगा। बोलो क्लियर है ये बात अच्छे से, कोई डाउट नहीं यहां पर। एक चीज और देखिए, A प्लस B प्लस C प्लस D। वीडियो को आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को एकदम आराम से देखिए। जरूरी नहीं है कि मैंने जो चीज आपको यहाँ पर बताई है वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं बहुत सारे, यहाँ पे कुछ अलग केस करने जा रहे हैं हम लोग, तो उसको देखिए आप लोग। A B C D मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ पे आप लोगों को रेट लॉ दे दिया जाए, dx/dt
इज इक्वल्स टू के ए बी और डी की पावर हाफ। अब देखिए यहां पर क्या केस हुआ, ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, बी की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। रिएक्टेंट तो सी भी था लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सी पे डिपेंड नहीं कर रहा और डी की पावर आधी पे डिपेंड कर रहा है। तो ओवरऑल जो यहां पर ऑर्डर बन जाएगा वो 1 + 1 + 1/2। बोलो बनेगा ये वक्त, इसको मैं लिख दूंगा 5/2। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना आया 5/2। इस रिएक्शन में जब आप लोगों ने देखा तो आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी आएगी वही रिएक्शन का ऑर्डर आएगा। जैसे यहां पर मोलिकुलरिटी है 2 तो ऑर्डर आया 2, यहां पर मोलिकुलरिटी है 2 और 1 3 तो ऑर्डर आया 3, यहां पर मोलिकुलरिटी है 1 1 1 3 तो यहां पर ऑर्डर भी आया 3। लेकिन यहां पर मोलिकुलरिटी 1 2 3 4 लेकिन ऑर्डर 5/2। तो क्या किसी रिएक्शन में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर चेंज हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कौन सी पावर पे डिपेंड करे ये हम लोग नहीं बता सकते, ये बता सकता है रेट लॉ। और जब तक हम लोगों को किसी रिएक्शन में रेट लॉ दिया हुआ नहीं आएगा तब तक हम लोग उस रिएक्शन का ऑर्डर, उस रिएक्शन की कोटि नहीं बता सकते। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अभी यहां पर एक चीज और देखने लायक ये है, इस रिएक्शन के अंदर अगर सी भाग ले रहा है तो इस रिएक्शन की जो रेट है वो सी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं कर रही? ये भी बात सोचने लायक है आप लोगों के लिए कि यहां पर रिएक्टेंट 2 थे, ए और बी। ए भी 1 था, ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, बी भी 1 था तो बी की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है ये बात। यहां पर रिएक्टेंट 2 थे, ए और बी, और दोनों पे डिपेंड कर रहा है रेट। ए 2 था, ए की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर रिएक्टेंट 3 है, ए बी सी, और तीनों की पावर के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पर रिएक्टेंट 4 है, ए बी सी डी। ए बी और डी पर तो डिपेंड कर रहा है, भले ही डी की पावर हाफ पे डिपेंड कर रहा है, बट डिपेंड तो कर रहा है डी की कंसंट्रेशन पे, लेकिन सी की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? और कभी ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्टेंट तो है बट उस रिएक्टेंट के ऊपर रेट डिपेंड ना करे, उस सांद्रता के ऊपर, उस अभिक्रिया की सांद्रता के ऊपर अभिक्रिया की दर निर्भर ना करे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो हो गया, पर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोगों को थोड़ी सी बात करनी है। तो पहले आप इन चीजों को नोट कीजिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो 4-5 एग्जांपल देखे उनमें से आपने ये देखा मोस्ट ऑफ द टाइम कि रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो ही उस रिएक्शन का ऑर्डर बन जाती है, यानी कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता और कोटि समान बन जाती है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? तो मैं ये बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि रिएक्शन की मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम बन जाता है, पर हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं होता। जैसे आप लोग एक एग्जांपल देखिए, ए प्लस बी मिलकर के बना रहे हैं एक प्रोडक्ट। ये पीडीटी शॉर्ट में लिखा जाता है प्रोडक्ट को। तो ए प्लस बी मिलकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर ये रिएक्शन सिंपल है, अगर ये रिएक्शन सिंपल है तो इसकी जो मोलिकुलरिटी है, जो अणुसंख्यता है, वो आप लोग निकाल सकते हो। 1 + 1 = 2। समझ में आ गई ये बात? इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ आपको ये दिया जा रहा है, dx/dt = k कंसंट्रेशन ऑफ A। ये लीजिए, आप लोगों ने मोलिकुलरिटी निकाल ली, कितनी आई? 2 आई। क्यों 2 आई? क्योंकि इस रिएक्शन में
2 मोल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी आप लोगों को रेट लॉ ये दिया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन एक ही सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है। अब कई महारथी स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ये सोचते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि यहां पर a प्लस बी है, यहां पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, a दे दिया, b लिखना भूल गया, जो पेपर के अंदर क्वेश्चन है उसमें b लिखना भूल गया, तो ये बोनस नंबर है, बोनस नंबर जोड़ देगा वो। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जरूरी नहीं है कि यहां पर a प्लस बी लिखा है तो यहां पर भी a और b लिखा जाए, क्योंकि ये बात कर रहे हैं रेट की, और किसी रिएक्शन की रेट सभी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, सभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। क्यों? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर होता है वो एक प्रैक्टिकली वैल्यू है जिसको हम लोग नहीं बता सकते, ये पहले से फिक्स होती है और वो लिखी जाती है, उसी के बेस पे हम लोगों को आगे सोल्व करना पड़ता है। इस रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो कितनी है? 1 है। इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी थी वो कितनी थी? 2 थी। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम होता है, बट मैंने आगे बोला मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय किसी रिएक्शन में अगर अणुसंख्यता और कोटि का मान अलग अलग आ रहा है, अगर किसी रिएक्शन में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। उस रिएक्शन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। हिंदी में अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा छद्म कोटि अभिक्रिया, इसको बोला जाता है छद्म कोटि अभिक्रिया। कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मोलिकुलरिटी और ऑर्डर की वैल्यू अलग अलग आ रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या छद्म कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। बोल दी हम लोगों ने, हमें ये समझ में भी आ गया कि इस रिएक्शन के अंदर मोलिकुलरिटी 2 थी, ऑर्डर 1 है, तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बनेगी। बट मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, अगर इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट 2 है, A और B, तो इस रिएक्शन का रेट ओनली A की कंसंट्रेशन पर, ओनली A की सांद्रता पर डिपेंड क्यों कर रहा है, B की सांद्रता पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अभी तक जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी उससे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। अभी हम लोग इस चीज पे बात करेंगे, अगर इसके अंदर रिएक्टेंट 2 है तो फिर ये B की सांद्रता पर, B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पर A की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, B की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है। देखो B की कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं ऐसे, और A की कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं ऐसे, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। मैं आपको ये बोलूं, अगर B की कंसंट्रेशन A की कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है, इन साइन का मतलब आप लोग समझते हो, अगर B की कंसंट्रेशन A की कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में जो B की कंसंट्रेशन होगी, जो B की सांद्रता होगी, वो क्या बन जाएगी? वो एक कांस्टेंट, यानी कि एक स्थिरांक बन जाएगी। ठीक है बात? तो मैं यही बोल रहा हूं, इस कंडीशन में जो B की कंसंट्रेशन थी वो बहुत ज्यादा है A की कंसंट्रेशन से, तो इसकी सांद्रता, इसकी कंसंट्रेशन क्या बन गई? कांस्टेंट। ऐसी बात नहीं है कि इस रिएक्शन का रेट B पे डिपेंड करेगा ही नहीं, B पे डिपेंड करेगा। वो इस प्रकार से होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k A और B, वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। बट अगर B की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो V की कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी? कांस्टेंट।
तो इस बी की जगह मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट, के पहले से कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जब दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट हमारे सामने निकल करके आएगा। तो जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू k डैश, ये एक नया कांस्टेंट आ गया k डैश, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा a। अब इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली a की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रही है, वो b की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। और अगर नहीं कर रही तो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी चेंज हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अभी आप लोग ये देख सकते हो कि जब b की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है a की कंसंट्रेशन से, तो जो रेट है रिएक्शन की वो तो b पे डिपेंड करनी चाहिए थी। अगर b की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो जो रेट थी वो तो b पे डिपेंड करनी चाहिए थी, लेकिन अगर किस पे रही है, a पे। ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को। देखो दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मित्र है बड़े बढ़िया, एक ही क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हैं, एक थोड़ा रिच फैमिली से है और एक मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है। अभी मैं ये बोलूं कि वो दोनों जब स्कूल से छुट्टी हो गई, घर जा रहे हैं, और घर जा रहे हैं तो कुछ पुचके खाने की इच्छा हो गई, ठीक है, या मैं बोल दूं कि कुछ नाश्ते पाने की इच्छा हो गई कि कचौरी खाएंगे, समोसा खाएंगे, कुछ भी खाना है, तो रास्ते के अंदर किसी रेस्टोरेंट में रुक गए और रुक करके 2 कचौरी ऑर्डर कर दी, 2 कचौरी खा रहे हैं। अब जो एक स्टूडेंट है उसके पास में रुपए पड़े हैं कितने, 5000, और जो दूसरा स्टूडेंट था उसके पास में रुपए पड़े हैं कितने, 20, ओनली 20। दोनों एक एक कचौरी खा रहे हैं। कचौरी की जो प्राइस है वो कितनी है, 15 रुपए। अभी आप लोग सोचिए कि जब इन दोनों ने अपनी पॉकेट मनी से कचौरी खा ली, तो जो पहला स्टूडेंट था उसके पास अभी भी 4985 रुपए और बच जाएंगे, लेकिन दूसरे वाले के बेचारे की क्या हुआ, उसकी जो पॉकेट मनी थी उसकी आधी से भी ज्यादा खर्च हो गई, 20 में से 15 रुपए खर्च हो गए, ठीक है बात। तो इन दोनों में से ज्यादा प्रभाव किसे पड़ेगा, ए को या बी को, तो मैं बोलूंगा बी को, ठीक है बात। तो इसी प्रकार से जब बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो पूरा का पूरा किस पे पड़ेगा, ए पे पड़ेगा। तो अगर ए पे पड़ेगा तो जो रेट होगी, जो दर होगी, अभिक्रिया की वेग होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, ओनली ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। बोलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या चीज होती है, रेट क्या चीज होती है। मोलिकुलरिटी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑर्डर ऐसे ही नहीं निकाल सकते जब तक हम लोगों को रेट लो, जब तक हम लोगों को रेट लो नहीं मिल जाता तब तक हम लोग उस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। बोलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, इसको नोट करिएगा आप लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो मोलिकुलरिटी है और जो ऑर्डर है, अणु संख्या और कोटि, उन दोनों के बीच में 3-4 अंतर डिफरेंस निकालेंगे। क्या क्या डिफरेंस होता है जनरली थ्योरी के क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई मोलिकुलरिटी, ठीक है, और ऑर्डर में कोई 2 या फिर कोई 3 डिफरेंस बताओ, तो आप लोग बता सको। इसलिए हम लोग ऑर्डर जिसको बोलते हैं कोटि और मोलिकुलरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं अणुसंख्यता, इन दोनों में 2-3 क्या करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है बात। तो देखो पहला डिफरेंस मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होती है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, बोलो होती है कि नहीं होती, एक सैद्धांतिक मान होता है, हम लोग देखते ही बता देते हैं। लेकिन क्या ऑर्डर
थ्योरेटिकल वैल्यू होती है? नहीं होती। जो ऑर्डर है वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, यानी कि प्रयोगात्मक मान होता है। तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया। जब तक रेट लॉ नहीं दे दिया जाएगा, प्रैक्टिकली वैल्यू नहीं दे दी जाएगी, तब तक हम लोग ऑर्डर बता नहीं सकते। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो नंबर 2 देखिए आप लोग। जो मोलिकुलरिटी है वो मैं लिख दूं नेवर जीरो, यानी कि कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जीरो? इसको आप लोग ऐसे समझो, मोलिकुलरिटी होती क्या है? जैसे A मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है तो मोलिकुलरिटी 1 होगी। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो मिनिमम एक मोलिक्यूल तो वहां पे होगा या नहीं होगा? ऐसे थोड़ी है कि यहां पे कुछ है ही नहीं और प्रोडक्ट बन गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट है ही नहीं, प्रोडक्ट बन गया? कभी नहीं हो सकता। रिएक्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा और कुछ ना कुछ होगा, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन ये जीरो हो सकती है। ये जीरो कैसे हो सकती है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? बात नंबर 3, जो अणु संकेता है वो हमेशा एक होल नंबर में होती है आपके पास, जिसको शायद हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। कभी भी किसी रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। देखो मान लो या तो ऐसे है कि A प्लस B मिलकर के AB बना रहे हैं, जैसे अभी था कि N2 प्लस 3S2 मिलकर के 2NH3 बना रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि A प्लस हाफ B मिलकर के, ऐसा कभी नहीं होता। और अगर ऐसा कभी नहीं होता तो आपकी अणुसंख्यता कभी भी पूर्णांक से कम आ नहीं सकती, भिन्न में या फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। जबकि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपका होल नंबर में भी हो सकता है और साथ ही साथ फ्रैक्शन में भी आ सकता है। फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/2, 5/2, 3/4 इस प्रकार से फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है ये बात? तो ये जनरली 2-3 डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी में और ऑर्डर में, जिनको आप नोट कर लीजिए। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ऑर्डर जीरो हो सकता है, किस प्रकार से वो फ्रैक्शन में आ सकता है। पहले आप इसको नोट कीजिए एक बार। देखिए अभी हम किस प्रकार से रिएक्शन की ऑर्डर 0, 1, 2 ये सब हो सकती है, इन पे बात करने जा रहे हैं। तो सपोज A gives us प्रोडक्ट, A मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है। इसके लिए आप लोगों को दे दिया जाए dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k और a टू द पावर 0। अब बोलो, अगर ये दे दिया गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन की पावर 0 पे डिपेंड कर रही है। और अगर कंसंट्रेशन की पावर 0 पे डिपेंड कर रही है तो ये कैसी बन जाएगी? ये आपकी बन जाएगी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया कब हो जाएगी? जब रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन की पावर 0 पे डिपेंड करती है। इसी के अंदर आप लोगों को अगर ये दे दिया जाए कि dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k और a की पावर 1, अगर 1 है तो रिएक्शन की रेट बन जाएगी 1 और इसको हम लोग बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसको हम लोग बोल देंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसी प्रकार से अगर पावर 2 पे डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन अलग अलग बन जाएगी। अभी आगे की हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। हमको जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन पूरी डिटेल में पढ़नी है, जिसकी पूरी आगे डेरिवेशंस वगैरह है, कैसे उनकी डेरिवेशंस आएगी, कैसे फॉर्मूला जाएंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पूरी डिटेल में पढ़नी है। तो आगे की जो क्लास होगी
उसके अंदर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को ओनली इतना बताया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिससे आप लोगों को आगे जब हम ये रिएक्शन करें तब ज्यादा दिक्कत ना आए। अभी हम लोग एक छोटा सा टॉपिक हमारा और रह गया जिसके बारे में बात करते हैं, फिर इस क्लास को स्टॉप करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी एक छोटा सा टॉपिक हमारा ये रह जाता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है? के। तो जो के निकाला है हम लोगों ने, जो वेग नियतांक आया है के, उस के की यूनिट कैसे निकालेंगे, उस के की यूनिट कैसे निकालेंगे, ठीक है बात। तो देखिए हम लोगों को रेट लॉ दिया जाता है, कोई रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं, ध्यान से समझिए एकदम स्टेप बाय स्टेप। ए प्लस बी मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं जिसका रेट आप लोगों को दिया जा रहा है के ए टू द पावर मान लो x, बी टू द पावर y, ठीक है। अगर मान लो यहां पे कुछ c और है तो दे दिया जाएगा c टू द पावर z। और रेट लो तो यही होता है कि रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रही है, उसी को रेट लो बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट नहीं आप लोगों को यहां तक। अभी देखिए रेट इज इक्वल्स टू के। बताओ ए क्या है? सांद्रता है कि नहीं है? कंसंट्रेशन है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कंसंट्रेशन टू द पावर एक्स। बताओ बी क्या है? बी भी कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, तो मैं यहां पर कर दूंगा कंसंट्रेशन टू द पावर वाई। और सी भी क्या है? सांद्रता, कंसंट्रेशन है, इसको भी मैं क्या कर दूंगा कंसंट्रेशन टू द पावर जेड। तो समझ में आ गई ये बात। और आप लोगों को पता है जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो जो रेट है उस रेट को हम लोग लिख देंगे के एंड कंसंट्रेशन टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन की जिस पावर पे डिपेंड करता है उन सभी पावर्स को आपस में जोड़ दो, उस रिएक्शन का ऑर्डर बन जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या बन गया? रिएक्शन का ऑर्डर बन गया। तो हम लोग लिख देंगे रेट इज इक्वल्स टू के एंड कंसंट्रेशन टू द पावर n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जहां पर n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। बोलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अभी अगर आप लोगों को k की यूनिट निकालनी है तो आपको रेट की यूनिट और इसकी यूनिट चाहिए। देखो मैं क्या लिख रहा हूं कि k इज इक्वल्स टू रेट, तो ये रेट जिसको हम बोलते हैं वेग, अभिक्रिया का वेग अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर n। तो कंसंट्रेशन जिसको हिंदी में सांद्रता भी बोलते हैं कि पावर n, जहां पर n है ऑर्डर या फिर कोटि। अगर आपको k की यूनिट निकालनी है तो रेट की यूनिट लिखो। रेट की यूनिट क्या होती है? मैंने 2-3 क्लास पहले आप लोगों को बताया था रेट की यूनिट क्या होती है पार्ट 2 में। अगर नहीं पता तो पार्ट 2 में जाइए, रेट की यूनिट देखिए, फिर इसको आगे प्ले कीजिए। रेट की यूनिट फिक्स है, कंसंट्रेशन की यूनिट फिक्स है, लेकिन ये क्या है? n। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, जो k की इकाई है, वो n के ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए रेट की यूनिट क्या होती है? तो रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। निकाली है हम लोगों ने रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स को साथ में हम लोग लिख सकते हैं
कैपिटल एम, तो मोलैरिटी, मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये क्या बन गई, रेट की यूनिट बन गई। बोलो क्लियर है ये बात। और कंसंट्रेशन, या मैं जिसको कहूं सांद्रता, तो कंसंट्रेशन तो खुद क्या होती है, मोल लिटर इनवर्स, मोल लिटर इनवर्स ही तो कंसंट्रेशन है। तो इसको हम लोग बोल देंगे अगेन कैपिटल एन, और पावर एन है तो पावर एन अपनी जगह पे ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी। बोलो क्लियर है ये बात अच्छे से, इतनी सारी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहां से अगर मैं K की यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ K, तो ये क्या बन जाएगी, तो यूनिट ऑफ K बन जाएगी यूनिट ऑफ रेट। रेट की यूनिट मैंने क्या लिखी, M सेकेंड इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, कंसंट्रेशन की अगेन यूनिट m, तो m टू द पावर n। यहां पे लिखूं मैं m की पावर कुछ नहीं है, मतलब m की पावर 1 है, तो ये m की पावर 1 और ये m की पावर n, ये मिलकर के क्या बन जाएगा, m टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए, ये आपके जो रेट कांस्टेंट है K, उसकी यूनिट बन जाएगी। यहां पर m क्या है, मोल लिटर इनवर्स, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन का ऑर्डर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये यूनिट भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है बात। अभी अपन 2-3 एग्जांपल्स ले रहे हैं रेट की यूनिट के, जिसको मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि किस प्रकार से हम लोग रेट की यूनिट जो है उसको निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि जो यूनिट होती है K की, उसको कैसे निकालते हैं। तो K की यूनिट निकालने के लिए m टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, इस m को हम लोग लिखते हैं मोल लिटर इनवर्स, तो मोल लिटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अभी देखिए कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए K0 लिखेंगे हम लोग, तो K0 की यूनिट क्या आएगी, n की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि अगर रिएक्शन का ऑर्डर ही 0 है तो 0 n की वैल्यू, तो मोल लिटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। यहां पे n की वैल्यू हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 0 1, किसी भी पावर 1 मतलब उतनी बनेगी, तो मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये K0 की यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट आ जाएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू 1 आएगी, तो उसको K1 लिख देंगे। ये आएगा मोल लिटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो 1 को आप सेकेंड इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो K1 की यूनिट जो आ जाएगी वो सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। ये लीजिए, क्लियर है बात। इसी टाइप से अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो उसकी यूनिट मोल लिटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 2 मतलब मोल लिटर इनवर्स टू द पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अभी माइनस 1 है तो क्या लिख देंगे अपन, मोल की पावर माइनस 1 मतलब मोल इनवर्स लिटर की पावर माइनस 1 की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर माइनस 1 मतलब 1, तो लिटर 1 और सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए, ये यूनिट बन गई। कोई डाउट है आप लोगों को यहां तक? तो इस प्रकार से किसी भी दी गई रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को ये बात अच्छे से? कोई डाउट नहीं है यहां तक? अब आज की क्लास में यहीं स्टॉप करते हैं। आज की क्लास इतनी ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर है
3/2 और एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर है 5/2। इन दोनों रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है उस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, जिससे हमको ये पता चल जाए कि आज की क्लास में आप लोगों ने कितना सीखा है और इनका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में दोगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं स्टॉप की जाती है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।